युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री रितुमसो मान्यू जी ने जो कहा, और हमारे दिल्ली से जो आए हैं अर्पिता जी, कि स्टेट में पूरे देश में ये जो कार्यक्रम है अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत होते हुए जितने भी जो राज्य है सभी राज्यों में इस प्रकार का इंटरेक्शन प्रोग्राम को आयोजन किया जाएगा, और फाइनली जाके नेशनल लेवल में भी वहाँ पे एक बड़ा इवेंट इस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। सो मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे टीम को और साथ साथ अर्पिता जी आप सभी को भी मैं बधाई देता हूँ कि जैसे पार्टी ने निर्देश जारी करने का साथ साथ तुरंत आप लोग ने बहुत प्रॉम्प्टली इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आप लोग ने जो डिसीजन लिया, और इतना ढेर सारा लोग यहाँ पे आए, मोर देन थाउजेंड्स गेट टुगेदर यहाँ पे हुआ है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में। डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम है इसका इम्पैक्ट एक बहुत लॉन्ग टर्म एक इम्पैक्ट रहेगा, ये पूरा हमें आशा नहीं बल्कि हमारा पूरा यकीन भी है। Arunachal, no doubt, is a land of rising sun, and Arunachal is also a very young state. So that's why, the younger generations, we have a very important role to play in coming days. So उसको मजर देखते हुए खास करके युवती जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को इतना अच्छा नंबर में देखते हुए। तो यहाँ पे अभी बहुत सारा विषय यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा बोल के आप लोगों को दिमाग को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहेगा। बेसिकली ये जो इवेंट है कि खास करके यंग जनरेशन्स चाहे युवा हो या युवती हो, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो तब से खास करके जब नरेंद्र मोदी जी 2014 से आने के बाद में इस देश के लिए क्या क्या योगदान उन्होंने किया है, इस देश को पूरे विश्व में पहले कहाँ था, अभी पिछले 9-10 सालों में कहाँ लेके जा पाया है, और ख़ास करके हमारा महिलाओं लोगों के लिए क्या क्या काम हमारा भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। तो ये सब कुछ जानना आप बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर पहले अर्पिता जी ने अपना स्पीच शुरुआत करने से पहले उन्होंने जानने का कोशिश किया कि हमारा यहाँ पे आज जितने भी जो यंग पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन है, 24 वोटर्स, तो आप सब लोग ने हाथ ऊपर किया है। तो देखिए, डेमोक्रेसी में हम लोगों को लगता है कि वोट जाके एक बटन मार दो, पुराना जमाने में तो वो थप्पा मारना पड़ता था, तो आजकल तो अभी ईवीएम का ज़माना है, तो सीधा जाके कहीं ना कहीं वोट दबा देने से अपना काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका एक वोट जो है वो पूरा डिसीजन मेकिंग में बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए ये हम लोगों को ज़रूर समझा कि हम लोगों को कंडक्ट करके अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अभी पूरा जनता को यहाँ में बैठा के इस प्रकार से तो हम भाषणबाजी करने से नहीं होगा, इसीलिए खास करके युवाओं का जो रोल है और उसमें भी जो हमारा युवती लोगों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आए हुए हैं आप लोग ने फॉर्मर स्पीकर हमारा एमएलए साहब से लेके स्टेट प्रेसिडेंट, युवा प्रेसिडेंट और अर्पिता जी को भी आप लोग ने सुना है। तो वापस आप लोग जब जाएंगे अपने घर में डिस्कस कीजिए, कॉलेजेस में जब ब्रेक मिलता है, जब लॉन में बैठते हैं आप लोग, अमॉन्ग द फ्रेंड्स भी आप लोग चर्चा करना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यू आर द फ्यूचर। और स्टेट का पॉलिसीज हो, नेशनल का पॉलिसीज हो, उसको क्लोजली आप लोग मॉनिटर करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य में किसी ना किसी दिन आप सभी में से कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट में जाएगा, ऑफिसर बनेगा, कोई जाके बिजनेस में जाएगा, कोई जाके होम मेकर भी बनेगा, और कोई जाके अपना सोसाइटी में जाके योगदान आप लोग देंगे। सो इसलिए डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से होता है, खास करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसको एनालिसिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तो जाके गवर्नमेंट भी अच्छा गवर्नमेंट बनेगा, डिसीजन मेकिंग जो करता है उसमें भी अच्छे लोग चुन के आएंगे। सो अभी पिछले हमारा जो कार्यकाल है 2016 से जो है, मैं कुछ शॉर्ट यहाँ पे आप लोगों का बीच में रखना चाहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश is a home for 26 major tribe and more than 100 sub tribes। इसलिए आज जो भाषणबाजी जो कर रहा है, हमको या तो हिंदी में बोलना पड़ता है या तो इंग्लिश में बोलना पड़ता है, क्योंकि भले ही अरुणाचल में हम लोग का 26 जनजाति, मुख्य जनजाति जरूर है, मगर हमारे बीच में कोई भी बाइंडिंग कॉमन डायलेक्ट या लैंग्वेज नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए, आसाम में आसामीज है, नागालैंड में नागामीज है, मिजोरम में मिजो है, इसी प्रकार करके सभी राज्य में एक
बाइंडिंग एक लैंग्वेज होता है, कॉमन डायलेक्ट। मगर अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं मनपा भाषा करेगा आप लोग नहीं समझेगा, आप लोग आपका भाषा करेगा हमको समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज द डाइवर्सिटी एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर अरुणाचल प्रदेश। तो ये डाइवर्सिटी को देखते हुए केवल हम लोगों का ट्राइब्स के बीच में कल्चरल डाइवर्सिटी ही नहीं बल्कि एरिया वाइज भी बहुत डाइवर्सिटी है। अरुणाचल प्रदेश में हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग बोलते हैं छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट है। छोटा स्टेट नहीं है भाई, वी आर द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट। आसाम से भी बड़ा है हम लोग। सब लोग बोलते हैं पहले का जमाने में अरुणाचल छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट है, छोटा राज्य है। छोटा राज्य नहीं है, सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का। एंड विद इन द नॉर्थ ईस्ट, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट। इसलिए वंस अपॉन ए टाइम इसका नाम नेफा हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बाद में 1972 में जाके हम लोगों का यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, तब जाके अरुणाचल प्रदेश का नामकरण हुआ। सो वी आर द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। वी आर द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट एज वेल एज वी आर द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। अभी नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट तो इसलिए है क्योंकि वी शेयर बॉर्डर विद भूटान करीबन 250 किलोमीटर और तिब्बत के साथ में पूरे देश में करीबन 1200 किलोमीटर विद तिब्बत चाइना नॉर्दर्न साइड में। और ईस्टर्न साइड में है हमारा म्यांमार के साथ में करीबन 550 किलोमीटर्स। सो ये है ज्योग्राफिकली हम लोगों का इतना एक्सपांड है अरुणाचल प्रदेश। आज इस कार्यक्रम में आने के लिए अर्ली मॉर्निंग में गया थ्रीजिनो। तो थ्रीजिनो में अपना एक कम्युनिटी वहाँ पे बैठता है, आका रूसो। आज उनका गोल्डन जुबली नित्रिदो फेस्टिवल जो है उनका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था। तो सवेरे में वहाँ पार्ट लेके फिर तुरंत में इस फंक्शन के लिए यहाँ पे आया हूँ। सो इस प्रकार से अरुणाचल का जो अपना हर एक ट्राइब का जो कल्चर्स वगैरह है इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो सेइंग सो अरुणाचल नो डाउट इज द लार्जेस्ट स्टेट। साथ साथ हम लोगों का जो टोपोग्राफिकल जो कंडीशन है, मैं तो अभी पिछले 7-8 सालों में अरुणाचल को तो कोना कोना जाके मैं टूर कर चुका हूँ। तो इसमें चैलेंजेस काफ़ी टफ है। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट इन द एंटायर कंट्री। एंटायर कंट्री में अरुणाचल जो है टोपोग्राफिकली बहुत चैलेंज एक राज्य है। मगर सेइंग सो उस चैलेंज का साथ में हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो रिसोर्सेस है, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट टू हैव सच काइंड ऑफ रिसोर्सेस एज वेल। सो 2016 में व्हेन आई टुक ओवर एज चीफ मिनिस्टर, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि देखो अरुणाचल को अगर आपको डेवलपमेंट के राह में लेके जाना है और सबका जो चाहते हैं उस एस्पिरेशंस को आगे लेके जाना है, तो देयर शुड बी एन टीम वर्क। आई बिलीव इन टीम वर्क। हमारा मैं अकेला डिसीजन दूंगा, अकेला सोचूंगा, अकेला काम करेगा, इससे अरुणाचल प्रदेश एक इंच भी मैं आगे बढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि नाउ वी शुड डेवलप एन कॉन्सेप्ट ऑफ टीम अरुणाचल। टीम अरुणाचल का कॉन्सेप्ट में और एंड वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड टेक द ओनरशिप। अच्छा होता है क्रेडिट भी ले लो, खराब होता है उसका भी ओनरशिप लेना चाहिए। हम लोगों को अपने अपने एरिया का सब लोग ओनरशिप लेना चाहिए। जब तक ओनरशिप आप नहीं लेगा तो उसमें फिर बात नहीं बनेगा, तो उसमें डिसीजन मेकिंग भी ठीक नहीं होगा और जो भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप ठीक ठाक नहीं निभाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स आवर ओन ब्यूटीफुल स्टेट एंड वी शुड टेक द ओनरशिप। सो तब से लेके अभी तक मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला मैं 2016 में मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, केवल आपको सबसे पहला काम अगर आप डेवलपमेंट चाहिए, उन्होंने एडवाइस किया है कि सबसे पहले आप रिफॉर्म लेके आना बहुत ज़रूरत है। तो मैं एनालिसिस किया कि राज्य में किस किस कारण से हम लोग पिछड़ा हुआ है, किस किस कारण से लोगों का मन में गुस्सा बार बार आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जितने भी जो सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स का ज़रूरत है उसको हमने रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करने के बाद फिर जाके परफॉर्मेंस कर पाता है, फिर परफॉर्मेंस करने से तो रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये 3 मंत्र को लेके 2016 से ही अपना राज्य में हम लोग ने काम शुरुआत किया है। टू स्टार्ट विथ आई विल जस्ट गिव ए स्मॉल एग्जांपल। उस जमाने में अरुणाचल में जितने भी जो सरकारें थे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त में खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा कोई अच्छा पॉलिसी नहीं था, ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं था
ताकि मेरिट को जाके नौकरी मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं कई साल मैं एज टूरिज्म मिनिस्टर भी मैंने काम किया हुआ था। तो मैं जो टूरिज्म मिनिस्टर था उसमें हमारा डिपार्टमेंट में टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग TIO कहते हैं, तो तब तक तो डिपार्टमेंट ही रिक्रूट करता था। TIO तो ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर है, तो उसका भी रिक्रूटमेंट पुराना ज़माने में पूरा डिपार्टमेंट ही रिक्रूटमेंट करता था। तो मैंने अपना सेक्रेटरी को बुला के कहा कि इसको हम लोग APCS को देना चाहिए। और बहुत सारा कलीग्स लोगों का रिक्वेस्ट आया मेरे पास कि आप इसको डिपार्टमेंटली कंडक्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी कीजिए, आपका भी कोई आदमी एडजस्ट हो जाएगा, उन लोगों का भी 1-2 आदमी एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा कि नथिंग डूइंग, इसमें हम लोगों को रिफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो मैंने एज एन मिनिस्टर TIO का पोस्ट जो है वो APCS में कंडक्ट करवाया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि इस तरह से अगर हम लोग काम मतलब पुराना जमाना जैसे काम करते रहेगा तो वी कांट एड्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ आवर यूथ। क्योंकि हमारा अरुणाचल में देखिए माँ पिताजी खास करके माताओं लोग बहुत मेहनत करके अपना बच्चों को स्कूल भेजता है, मेहनत करके अपना बच्चों को कॉलेजेस भेजता है, ये एक आशा में कि वो मेरा बेटी या लड़का लोग ग्रेजुएशन होने के बाद में सरकारी नौकरी करे वो लोग भी। मगर पुराना ज़माना में ऐसे सिस्टम नहीं था। पुराना ज़माना में वही था कि मंत्री, CM, सेक्रेटरी या जो भी टॉप ऑफिसर्स जो लोग हैं या सरकार का साथ में जिसका रिलेशन अच्छा है, नौकरी केवल उसी में ही चला जाता था, कोई प्रोसेस नहीं था उसमें। तो मैंने सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हमने गठन करवाया। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन होने के बाद अभी आज देखिए कि जितनी भी जो हमारा ग्रुप C नौकरी जो अभी मिल रहा है, इट्स ऑल ऑन मेरिट के आधार पर ही नौकरी मिल रहा है। अगर मैं चाहता कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को मैं गठन नहीं करके मैं पर्सनली कितना हजारों नौकरी हम पर्सनली दे पाता अगर पुराना स्टाइल में अगर हम चलता। मगर जो मेहनत और जो आशा जो हमारा यंग जनरेशन में है उसको देखते हुए मैंने कहा कि पहले जो गलती हो गया उसका हम लोग रिपीट नहीं करना चाहिए। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, एक कहावत है ना, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, यू डोंट हैव टाइम टू मेक इट योर ओन। दूसरा का गलती से भी देख के सीखना चाहिए ताकि मैं उस गलती को हम रिपीट नहीं करके। तो उसी आधार पर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन होने से इस रिफॉर्म उम्मीद रखता हूँ आगे भी हो, अरुणाचल को बहुत आगे पहुँचाएगा, आगे ले जाएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। साथ ही अरुणाचल की स्टेट की मिनिस्टर फॉरेस्ट मामा नातुंग जी है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और उनको मैं क्योंकि इन्होंने बहुत इनका जो मंत्री का समय में बहुत से ऐसे काम किया कि तारीफ काबिल है। और सारा दुनिया सिर्फ अरुणाचल बोल के नहीं है, भारत सरकार दुनिया जानता है इनका जो कार्यकाल में इन्होंने बहुत से अच्छा काम किया। साथ ही जो युवा मोर्चा का जो वाइस प्रेसिडेंट जो नेशनल लेवल से आया है, उन्हें मैं मैदाम जी को जो है ZPC है और जिला प्रेस मेंबर है, कोऑपरेट को मिलेगा। अगर आप मंदिर में जाएगा तो गीता का बारे में मालूम होगा, मस्जिद में जाएगा तो आप कुरान का बारे में मालूम होगा, चर्च में जाएगा तो आप बाइबल का बारे में मालूम होगा। उनका साथ साथ डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहते आया हूँ, अगर इसी तरह की अगर पार्टी में आज का जो नौजवान है, आप पार्टिसिपेट करना चाहिए और जानने का कोशिश करना चाहिए। आज जो है देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा कि 33% जो है लोकसभा में जो पास हुआ भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में, जैसे कि पंचायत राज में जो भी आता है आप सभी को बहुत मालूम होगा, क्योंकि पंचायत राज में बहुत साल पहले आ चुका है 33%। उसमें से बहुत है हमारा बहनें आता है, हमारा बेटियाँ आता है और उनको काफ़ी, और उसी बीच में भी पंचायत राज में जिसको 33% में नहीं आता है और कॉमन में भी लड़के आता है। और आज असेंबली में भी लोकसभा में भी ये 33% जो लेने के लिए आया है,
बीजेपी सरकार ने तारीफ काबिल है। आने वाला दिनों में हमारा जो असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में, असेंबली में 33% भरपूर आएगा और देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा सक्षम होगा, बहुत बड़ा उन्नति होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करके, आज बोलने वाला बहुत है और मैं यहाँ तक बोल के मेरा बात को यहाँ रखने का कोशिश करेगा। लेकिन बहुत से का नाम नहीं लिया होगा, लेकिन उसमें आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ। और साथ ही आप सभी को बहुत बहुत दिवाली, आज से दिवाली शुरू है। आप सभी को बहुत बहुत दिवाली का भी बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कहते हैं कि हमारा कॉलेज का स्टूडेंट्स हो गया, बाहर का कहीं हमारा यूथ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स ये है वो है। लेकिन राजनीति में आप जब तक नहीं आएंगे, राजनीति को समझकर आप अच्छा लीडर को, अच्छा सरकार को, अच्छा पार्टी को जब तक आप वोट नहीं देंगे, फिर अच्छा डेवलपमेंट स्टेट में कैसे होगा। इसलिए आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सोच समझ करके आप जिस तरह से हम अभी मैडम ने कहा कि अभी इलेक्शन हमारे सिर्फ 5 महीना बाकी है, 5-6 महीना बाकी है, तो इसमें आप लोगों का बहुत हम लोगों को योगदान का जरूरी है। मैं इस मंच के जरिए से आप लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप युगों से जिस तरह से आया है, दुर्गा जी का आप लोग एक इमेज मानता है आप लोगों को, और अभी आगे आकर के अब तक लक्ष्मी भाई हो गया, उसका बाद फिर अभी हमारा नेशन में जो जिस तरह से अपना नॉर्थ ईस्ट का मैरी कॉम ने नाम कमाया है, ऐसे रहे, अपना अरुणाचल का नाम भी करे और अपना नॉर्थ ईस्ट का और अपने देश का पूरा नाम करे। तो लेकिन इसमें जिस तरह से मैंने कहा है, आप लोगों का पार्टिसिपेशन, मैं सिर्फ अब यहाँ से सिर्फ युवतियों को नहीं कहूँगा, सारा अरुणाचल के जो यूथ्स है उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन का बिना किसी एक अच्छा सरकार को चुनने में आप लोगों को साथ दिए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हम लोग कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम सचमुच में लोगों का दिल तक अपना पार्टी का जो लक्ष्य है, विजन है, उसको पहुंचा करके और गांव-गांव में किस तरह से डेवलपमेंट करना है, ये हम लोग चाहते हैं। सत्ता पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं कि राज्य डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं कि देश डेवलपमेंट हो। तो आप इस बिल अभी पास हुआ है, लेकिन ये हम प्रैक्टिस हमने पहले सालों साल पहले हम लोगों ने शुरू कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पद पर, किसी भी ऑफिस बेयर में हमेशा 33% रिजर्वेशन रख के ही हमेशा ऑफिस बेयर बनाते हैं। मैं जब से युवा मोर्चा का पद 2005, उससे पहले मैं जनरल सेक्रेटरी युवा मोर्चा में था, तब से मैं काम करते आया हूँ, हमेशा हम लोगों को बोला जाता है कि कम से कम 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ऑफिस बेयर में हमेशा रखा जाना चाहिए। अभी भी वही प्रैक्टिस चला है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नया नहीं है, ये हम इम्प्लीमेंट करने में समय लगा होगा, लेकिन पार्टी का तरफ से ये पहले से ही इम्प्लीमेंटेशन था। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया नहीं है। आज हम नरेंद्र मोदी जैसा एक विजनरी लीडर जो हमारे पास है, उनका बदौलत ये आपको 33 रिजर्वेशन मिला है। तो आज देखता है कि इस DK कन्वेंशन हॉल में देख रहा हूँ कि सारा का सारा युवती महिला ही बढ़ती है, हमारे मेल बहुत कम है आज, क्योंकि ये आपका ही अधिवेशन है, आपका ही प्रोग्राम है। इसीलिए जिस तरह से अपना स्टेट में पेमा खांडू जी का सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, सारा विषय को आप लोगों का जिस अधिवेशन का जो विषय है उसको अर्पिता जी ने और अपना युवा मोर्चा अध्यक्ष ने रख चुका है। हमें अभी क्या चाहिए, आप लोगों को अपना जो युवा स्टूडेंट्स है और लीडर्स है, अचीवर्स है, आप लोगों से हम लोगों का यही अपील है कि जिस तरह से देश में मोदी जी का नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और अपना स्टेट में पेमा खांडू का नेतृत्व जो जिस तरह से अपना स्टेट बढ़ रहा है,
ये आपका आंखों का सामने में ये देखा चीज़ है, आंखों देखी चीज़ है। जिस तरह से स्टेट आप एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, डिजिटल में हो, कनेक्टिविटी में हो, सब चीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो हम आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कल का फ्यूचर आप लोग हैं। आज हम हैं, कल बड़े भाई श्री पेमा खांडू जी, इस बैठक में उपस्थित और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई विधायक जी श्री बियूराम वाघे जी, हम सब में उपस्थित यूथ एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर मामा नातुंग जी, यहाँ के ईटानगर के जो विधायक हैं, मेरे पूर्व जो वक्ता थे तेची काशो जी, इस युवा मोर्चा को जो आज हम अरुणाचल पहला प्रदेश है जो आज युवती अधिवेशन कर रहा है, और इस युवती महाधिवेशन को एक सक्सेसफुल अधिवेशन बनाना जिसने प्रण लिया, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट हम सबके भाई रितेंशु मान्यू जी हमारे बीच उपस्थित इस युवती महाधिवेशन की जो जब दिल्ली में ये बात हुआ, हमारा कुछ दिन पहले ही एग्जीक्यूटिव मीट था युवा मोर्चा का, और रितेंशु भैया पहले आके मुझे सुबह बताए कि दीदी हम लोग युवती अधिवेशन 12 तारीख को करने वाले हैं। तो जब 12 तारीख का आया तो मेरा प्रथम सवाल ये था कि भैया दिवाली के दिन कौन बहन आएगा, और घर पे भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, और वो रंगोली हो या घर सजाना हो, सब काम हम युवती ही करते हैं, महिलाएं ही करते हैं, और उस काम को छोड़ के एक बहन कैसे आएगी ईटानगर, और जो कि ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। तो भैया ने बोला दीदी कोई बात नहीं, हमारे वहाँ पे बहनें हैं, और क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और सब राजी हैं आने के लिए। तो मेरे बाद मैंने जब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी को बताया, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया और बोला कि अर्पिता जी आपको अरुणाचल जाना है, और जैसे हम बोलते हैं ना कि देश का पहला सूरज अरुणाचल में गिरता है, ठीक वैसे ही आप सबसे ये पहला सूरज निकला है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते पहली बार देश में युवती अधिवेशन कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप सब में से कोई घर का कुछ इश्यूज होगा, कोई अपने छोटे बच्चों को किसी और के पास छोड़ के ईटानगर आए होंगे, जर्नी शायद कल से या परसों से शुरू किया होगा, किसी का घर पे कोई बुजुर्ग बीमार होंगे, उनको पड़ोसी के पास छोड़ के आए होंगे, किसी का कुछ अलग काम होगा, लेकिन वो आपको समझने में भी सुविधा होगा। पहला जो मेरे काशो भैया ने अभी बता के गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बहुत बहनें इधर स्कूल में होंगे जब मोदी जी ने दिया था, और उस नारा में हमको समझना बहुत सिंपल था कि बेटियों को भ्रूण हत्या से बचाना भी है और उनको पढ़ाना भी है, लेकिन पढ़ाने के लिए कैसे बहनें सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए 2014 में जब लाल किले के ऊपर खड़े होके हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया कि स्वच्छ भारत हमको करना है, शौचालय हमको बनवाना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे विरोधी थे जिन्होंने बोला कि इतना बड़ा गणतंत्र का जो नेता है, प्रधानमंत्री हैं, वो क्या शौचालय के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो लड़का हम जैसे साधारण परिवार से निकला हुआ हो, जो इंसान गरीबों का, महिलाओं का, शोषितों का अवस्था देख सकता है, समझ सकता है, उसको ही पता है कि एक लड़की को, एक महिला को कितना कुछ सहना पड़ता है शौच करने के लिए, वॉशरूम यूज करने के लिए।
और उसका समाधान, जो कॉन्फिडेंस मिलता है एक लड़की को, वो घर से मिलता है। आप लोग इधर उपस्थित रहे, हम कल रितेंशु भैया हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया मैं क्या बोलूं जो बहनों लोगों को समझने के लिए और वो सुनना चाहेंगे। तो हम सबका जर्नी, मैं उड़ीसा से हूं लेकिन आपके बीच आना भी इसी सरकार का ही देन है। और ऐसा जो कॉन्फिडेंस मिला हम सबको एक शौचालय से मिला, और आज के दिन में मोदी जी के वजह से, भाजपा सरकार के वजह से, हमारे नेता पेमा जी का सरकार में पूरा भारत आज 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। और जब कोई लड़की घर से ये छोटा सा बात को लेके भी चिंता करती थी, वो समाधान हो जाए तो उसके लिए दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। हम में से कई ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी लड़की का शादी फिक्स हुआ है और शादी के 1-2 दिन उसको पहले पता चलता है कि जिससे शादी होने वाला है उनके घर में टॉयलेट नहीं है, तो वो लड़की का शादी के लिए वो मना कर देती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये मोदी जी का देन है। और ऐसे कई सारे पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं जो सिर्फ मोदी जी ने, हमारे भाजपा के सरकार ने महिलाओं को, युवतियों को सेंटर में रख के ही बनाया है। हमारे तो वैसे बहुत सारे काम हमारे सरकार कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक लक्ष्य है, मेरे को जो विषय दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर, पर मेरे आने के समय मुझे पता चला, मेरे बहनों ने जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बोला कि दीदी बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हैं, तो मैं अपना विषय को थोड़ा आप लोगों के लिए बदलना चाहूंगी और इस विषय के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे आप लोग थोड़ा हाथ ऊपर कर सकते हैं, कौन इस बार 24 में पहली बार के लिए वोट, उसके ऊपर मैं थोड़ा बाद में आऊंगी। मैं इसके ऊपर पहले आऊंगी कि क्यों आज के दिन में हम लोगों को एकत्रित होना जरूरी है। जैसे कि हमको पता है और इलेक्शन कुछ समय ही बचा है, कुछ महीने ही है हमारे पास, 3 से 4 महीने। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा इलेक्शन हम लोग फेस करने जा रहे हैं। और युवतियों का पार्टिसिपेशन, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, 2019 में जबकि एक लड़का, जितने भी नए वोटर्स थे उन्होंने 51% मोदी जी को वोट दिया था। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें से जो लड़के हैं उनमें से 51% लड़कों ने भाजपा को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। लेकिन जो बेटियां थी, जो लड़कियां थी, उनका परसेंटेज आप गेस कर सकते हैं कितना होगा? 70%। 70% लड़कियों ने मोदी जी को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया। हमारे इस प्रदेश में भी लड़कियों ने बढ़ चढ़ के डबल इंजन सरकार को लाई। और यहाँ पे इस हॉल पे जो मेरे नए बहनें हैं, बैठे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। कोई शायद मेडिकल पढ़ रहे होंगे, कोई सोशियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, कोई हिस्ट्री, कोई इकोनॉमिक्स। तो क्योंकि हम लोग सब विद्यार्थी हैं, हम जीवन में सीखते हैं, मैं आपके लिए बहुत सरल भाषा में इस अधिनियम तक का जो सफर है आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। हमारा सब्जेक्ट ऐसा है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मोदी जी दिन ब दिन 2014 के बाद बनाते जा रहे हैं। जो रिफॉर्मेशंस हो रहे हैं अभी के समाज में, 3 तरफ से मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म और तीसरा जो हम दिखा नहीं सकते पर फील कर सकते हैं वो है कल्चरल रिफॉर्म। ये तीनों रिफॉर्म्स हमारे सरकार ने जो ला रहे हैं 2014 के बाद, हमको ये समझना पड़ेगा। और ये बहुत ही साधारण सा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इतिहास है और इसमें हम लोग कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सेदार करें
और आने वाले चुनाव में इस बात को जन जन तक पहुंचाएं कि इसी सरकार के बदौलत देश बढ़ रहा है। आज भारत G20 से लेके स्पेस तक सब में आगे बढ़ रहा है, तो अरुणाचल को भी अगर आगे बढ़ना है, हम युवतियों को आगे आना पड़ेगा और जो पॉलिसीज अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा उस सारी चीज़ों को, और एक बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर हम सब करूंगी कि आने वाले महीने में हम राष्ट्रीय स्तर में एक युवती महाधिवेशन करने वाले हैं और उस महाधिवेशन में हर राज्य से बहनों को निमंत्रण है। मैं आप सबको युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी के तरफ से, युवा मोर्चा के तरफ से उस राष्ट्रीय अधिवेशन में आने के लिए निमंत्रण करती हूँ और मैं आशा करूंगी कि मेरे बहनें जो आज अपने अपने गांव से, अपने अपने इलाके से निकल के ईटानगर आए हैं, वो कल दिल्ली भी पहुंचे। यही बात रखते हुए आप सबको अभिनंदन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।